management of this college and director sir, so for giving us this opportunity to do this awareness campaign, this awareness seminar to all of you, right? See, all of you are from first year, second year, third year, right? सभी branches हैं, all branches. Mechanical just raise hand. Who are you from? Mechanical, civil, electronics, no, electrical, and the rest are computer science, right? Because majority are from computer science branch only. What is the reason for that? Why you chose this computer science? By choice या देखा देखी में आगे? देखा देखी में आगे क्यों? प्लेसमेंट वही एक रीजन है ना मेरी सबसे ज्यादा। आप लोगों ने कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए प्लान किया है कि हम लोग करेंगे हायर स्टडीज मास्टर्स वगैरह के लिए? सोचा किसी ने भी ये? सोचे? हेजिटेट नहीं करना किसी चीज को लेके, आपने जस्ट अपना बोलना है जो भी आपके दिल में है, राइट? किसी ने प्लान किए हायर स्टडीज के लिए? इज देयर एनीवन? नहीं। क्यों नहीं किया? उसके बाद का अपॉर्चुनिटीज पता है? सिविल बीटेक कर रहे हो, उसके बाद क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब इंटरेक्टिव रखना है यार, सेशन जितना ज्यादा हो सकता है। भूल जाओ कोई यहाँ पे कोई बैठा है, ज्यादा इसलिए हमारा गैप ज्यादा नहीं है, राइट? आपने पूरा इंटरेक्टिव रखना है सेशन को, जितना हो सके बोलना है, राइट? ये क्लास नहीं है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस आपको मिलेगा, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सारी चीजें तुम्हें आज ऐसी पता लगने वाली है। देखो, करना ना करना एक अदर मैटर है, मेन चीज होती है कि अवेयरनेस होना। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बीटेक किया है, पहली चीज तो बीटेक मैंने क्यों कर रहा हूँ, किस ब्रांच में कर रहा हूँ, उसके बाद का मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है क्या क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? सेकंड पार्ट, अब उनमें से कौन सा पाथ मेरे को चूज करना है, दैट इज द अदर पार्ट, राइट? नाउ लेट अस स्ट्रेट कम टू दैट पॉइंट कि अबाउट द गेट। गेट मतलब गेट एग्जाम एक बहुत ही वंडरफुल एग्जाम है। रीजन बिहाइंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि चलो ठीक है, जो तो उसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज है तो है, लेकिन ये एक ओनली सिंगल एक ऐसा एग्जाम है जिसके तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आती है। देयर इज नो अदर एग्जाम जिसके तुम बोल दो कि सर इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कोई अदर एग्जाम है जिसके इसके थ्रू इतना अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा, जॉब भी आ जाएगा, हायर स्टडीज भी आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगा, अब्रॉड भी आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर भी आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब भी आ जाएगा, हर तरह का जॉब आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे से कितने लोग ऐसे जो हिमाचल से हैं? मेजोरिटी ऑफ हिमाचल। हरियाणा से है कोई? ओके। पंजाब से है कोई? पंजाब से है? नहीं। ओके, let me start from this thing. We are from engineers career point. Engineers career point we have started in 2011. इस पर्पस से स्टार्ट किया था कि इंजीनियरिंग के बाद, बीटेक करने के बाद बच्चे के पास जितना भी करियर अपॉर्चुनिटीज होता है तो उसके लिए हम लोग सभी चीज के लिए बच्चों को गाइड करेंगे। In 2011 we started. After that things start going on. In 2017 then we started the online platform by the name of Yourpedia, which is doing wonderful. बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके पास लिमिट नहीं होता है, आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप लिमिटेड नहीं होते हो एक चीज को लेके। जैसे ऑफलाइन में बैठे हो, चंडीगढ़ में बैठे हो या कहीं एक जगह पे बैठे हो, तो आपके पास वो एक जोन होता है कि आप इसी जोन तक की चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज को लेके, राइट? सो अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बाय द नेम ऑफ योरपीडिया, देन द ऑफलाइन इज बाय द नेम ऑफ ऑफलाइन इज इंजीनियर्स कैरियर। नाउ व्हाट इज दिस गेट एग्जाम? गेट एग्जाम क्यों, मतलब इतना क्यों ज्यादा इतना पॉपुलर है? चलो ठीक है, लिखना ना लिखना एक अदर मैटर है, लेकिन ये है कि एग्जाम, इसके थ्रू हमारे पास क्यों इतना ज्यादा स्टूडेंट इसको लिख रहा है? ऑल्दो कि जैसे जैसे इंजीनियरिंग में ट्रेंड थोड़ा सा भी इस टाइम पे कम होता चला जा रहा है, बच्चे कम इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, लेकिन एक साइकिल होता है, एक साइकिल होता है, साइनोसॉइडल वेव होती है, जिस चीज ने ऊपर जाना है उसने नीचे आना ही आना है, जिसने नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा डाउनफॉल है, आ जाएगा 2-3 दिन के बाद। जब डिमांड बढ़ जाएगी ना, जब डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का इंटरेस्ट उस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पे वो डिमांड एंड सप्लाई के ही चीजें चलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बिना चीजें नहीं चलती हैं। पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर ही चल रहा है, जिस चीज का डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई की जाती है, राइट? अब गेट एग्जाम क्यों? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया यार, गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है, मल्टीपल ऑप्शंस। कौन कौन सा ऑप्शन मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा, और उसमें कैसे आप लोगों के पास उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप लोगों के पास ओपन करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके पास एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। गेट एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। 65 क्वेश्चंस होते हैं इसके एग्जाम के अंदर। 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 3 घंटे का।
1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का एक एग्जाम होता है। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और आपका 3 आवर्स का ये एग्जाम होता है, राइट। आउट ऑफ दोज 100 मार्क्स, जिसमें से 30 मार्क्स आप लोगों में से होते हैं वो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, जिसमें से 15 नंबर का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है जो आप लोग पढ़ते हैं, M1 M2 M3 जो आप पढ़ते हैं, और 15 मार्क्स का इसमें क्या होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, ये पार्ट होता है। और जो 70 मार्क्स बच गया वो आपका होता है ब्रांच स्पेसिफिक। आपका मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का आएगा, सिविल है तो सिविल का आएगा, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का आएगा। इस तरीके से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है गेट एग्जाम का इस हिसाब से होता है। आफ्टर दैट अगेन गेट एग्जाम के थ्रू बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला देखो मैंने पॉइंट यहां पे लिखा है कि स्टूडेंट कैन राइट गेट एग्जाम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। आप लोगों को पता है ये कि आप लोग 3rd ईयर में एग्जाम लिख सकते हैं गेट का? पता है आप लोगों को? किसी को पता था ये? भरा था? क्यों नहीं भरा? चलो बिना तैयारी के भरोगे उसका वैसे ही बेनिफिट नहीं होने वाला। 3rd ईयर में मैं आपको बताता हूं कि 3rd ईयर में अगर आपने एग्जाम लिखना है तो क्यों लिखना है और कैसे लिखना है, किन एग्जाम्स के साथ लिखना है, किन पेपर्स के साथ लिखना है, वो मैं आपको सारा बताता हूं इस चीज के लिए। दूसरा पॉइंट है, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 70% टेक्निकल, 30 नॉन टेक्निकल है इसके अंदर। उसके बाद जब आपका गेट एक बार क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत सारी ऑप्शंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, पीएसयूज के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है। गेट का जो स्कोर है इट इज वैलिड फॉर द 3 इयर्स एंड नाउ स्टूडेंट कैन राइट 2 गेट एग्जाम। अभी मैंने क्यों एकदम से सारे पॉइंट भर दिए, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। देखो पहला पॉइंट ये है कि जब आप 3rd ईयर में एग्जाम देते हो तो आपने जब एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते उस साल उस गेट एग्जाम के बेस पे। पहला पॉइंट, ठीक है जी। मतलब 3rd ईयर में जब आपने एग्जाम दे दिया, मतलब आप 6 सेमेस्टर में एग्जाम देंगे। गेट का एग्जाम इज फिक्स्ड एवरी ईयर। ये फेब के 1st और 2nd जो वीकेंड होते हैं वो फिक्स्ड है, पिछले सालों से यही चलता आ रहा है और कोई दिन नहीं, ना आज तक कभी चेंज हुआ है और शायद ही ना कभी चेंज होगा। ये 1 फरवरी के पहले जो 2 वीकेंड है, सैटरडे संडे 4 दिन, इन 4 दिनों के अंदर ये सारा पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम्स के इसमें, जितने भी ब्रांचेस के में होने होते हैं, राइट। अब 3rd ईयर में जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम हमने देना किसमें है, एक लास्ट में जो लाइन लिखी हमने, नाउ स्टूडेंट्स कैन राइट 2 गेट एग्जाम। इसका क्या मतलब है? आप लोगों में से जो मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल से तो आप लोग गेट का एग्जाम दोगे ही दोगे। दूसरा इसमें जो है एक इंजीनियरिंग साइंसेज होता है, एक्सई के थ्रू एक सेकंड पेपर है जिसमें आप मैकेनिकल वाले गेट का पेपर लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 में से 2 सब्जेक्ट आपने चूज करने होते हैं। देखो कोई भी गेट के थ्रू, किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू, आप किसी भी ब्रांच के थ्रू जब आप एग्जाम लिखते हैं गेट का, तो 30 मार्क्स जो है ना वो तो फिक्स है। 15 मैथमेटिक्स, 15 क्वांट रीजनिंग, वो तो फिक्स है, वो किसी भी ब्रांच से दे लो, कंप्यूटर साइंस से दे लो, मैकेनिकल से दे लो, सिविल से दे लो, वो लोग फिक्स रहने वाले हैं। बाकी जो 70 मार्क्स है वो वेरी करेगा ब्रांच टू ब्रांच। जब आप एक्सी से दे रहे हो एग्जाम, एक्सी में चाहे वो मैकेनिकल का बच्चा लिख ले, चाहे वो सिविल का बच्चा लिख ले, चाहे वो किसी और ब्रांच का बच्चा एक्सी के लिए लिख सकता है इंजीनियरिंग साइंसेज में। उसमें क्या है कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स में से फिर वो 35 मार्क्स का आएगा। जैसे मैकेनिकल वाले चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस। इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं। सिमिलरली सिविल का जो स्टूडेंट है वो इसमें से चूज कर सकता है, राइट। अब लेकिन सिविल वाले स्टूडेंट के साथ जो सेकंड एग्जाम आप लोग लिखते हो वो एनवायरमेंटल साइंस के साथ लिखते हो, ईएस के साथ। इसके बारे में पता है आप लोगों को कि गेट अगर आप सिविल में लिख रहे हो तो सेकंड पेपर आप जो लिख सकते हो वो एनवायरमेंट के साथ लिखोगे। इलेक्ट्रिकल के जो लोग यहाँ पे हैं इलेक्ट्रिकल के जो लोग यहाँ पे हैं तो आप लोग जो सेकंड पेपर आप लोग लिखोगे या तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखोगे या आप इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखोगे या आईएन में लिखोगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखोगे। अब सिमिलरली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं इनके आप लोगों के लिए पिछले 2 साल पहले एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज फॉर द जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू आप जो है अपना गेट का एग्जाम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट सेकंड पेपर दे सकते हैं। अब इसके थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनेगा वो एक अलग मैटर है। जब आप गेट मैकेनिकल के थ्रू दे रहे हो तो उसके बाद की अपॉर्चुनिटीज टोटली डिफरेंट है। एक्सी के थ्रू दे रहे हो तो उसके बाद की अपॉर्चुनिटीज अलग हैं। जब आप एनवायरमेंटल साइंस से दे रहे हो तो उसके साथ की अपॉर्चुनिटीज टोटली डिफरेंट है। एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप चाहे मैकेनिकल की हो, किसी भी ब्रांच में आपने बीटेक की है, यू कैन राइट द गेट इन एनी सब्जेक्ट, एनी ब्रांच के साथ आप लिख सकते हो। चाहे आप सिविल से लिख लो, चाहे आप एनवायरमेंट से लिख लो, किसी के साथ भी लिख लो, लिखने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आएगा जब आप अप्लाई करेंगे उसके बेस पे वेरियस अलग अलग ऑप्शंस के लिए। जब आप आईआईटीज में, एनआईटीज में अप्लाई करेंगे तो वहां पे एलिजिबिलिटी में इश्यू आएगा।
एलिजिबिलिटी में इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि जब आप कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक दिया तो जब आप अप्लाई करेंगे, एक सपोज फॉर एग्जांपल आईटी हैदराबाद में जब आप अप्लाई कर रहे हैं एमटेक के लिए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एलिजिबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक मैकेनिकल के स्टूडेंट का मैकेनिकल बीटेक गेट इन कंप्यूटर साइंस, एक कंप्यूटर साइंस इन बीटेक एंड गेट इन कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के इश्यू आते हैं। कहीं जगह पे आप एलिजिबल होंगे, कहीं जगह पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो रफली जब आप किसी भी आईआईटीज में अप्लाई करते हैं, देखो आईआईटीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं ये, 23 आईआईटीज हैं। आईसी बेंगलोर एक अदर इंस्टीट्यूट है जो हायर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। क्यों? इसके पीछे रीजन क्यों है? रिसर्च वर्क होती है वहां पे, हमें प्रोजेक्ट करने होते हैं वहां पे जिसका आउटकम होता है। देखो अभी तक आप लोगों ने, जैसे अभी तक आप लोगों को इतना का अवेयरनेस है कि मेरे को बीटेक जब करनी है, जो मैं दे रहा हूं यहाँ पे बीटेक दिया है, इलेक्ट्रिकल में किया तो ठीक है मैं इसके बाद जेई का एग्जाम दूंगा या एसडी का एग्जाम दूंगा, इतना तक आप लिमिटेड है। कंप्यूटर साइंस दिया तो मेरे को पता है भाई इसके बाद प्लेसमेंट का बहुत अपॉर्चुनिटीज होता है, मेरे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है, या मैं कोई नहीं कभी अपना वेंचर अपना स्टार्ट कर लूंगा। मैकेनिकल से दे रहे हो या सिविल से दे रहे हो, सिविल से दे रहे हो अगेन आप लोगों के पास स्टेट एग्जाम्स का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता है। मैकेनिकल से दे रहे हो तो अगेन मैकेनिकल से साथ भी आपके पास एसएससी जेई का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, या आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज ऑफ मार्केट में बहुत ज्यादा होता है वहां पे जाके। अब इतना तक आपको लिमिटेड तक पता है तभी आप ये चीज कर रहे हो। अब जब आपको मास्टर्स के बाद की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप करोगे क्यों? बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जब तक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई एमटेक कौन कौन प्लान कर रहा है, किसने सोचा है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद प्लान किया होगा। क्यों प्लान किया होगा? कि शायद उसके किसी फ्रेंड में कर रहा होगा या उसका किसी नोन ने किया होगा। ये रीजंस होते हैं नॉर्मली कि जिसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि बीटेक क्यों, कौन सी ब्रांच में करना है, या बीटेक करना है या बीकॉम करना है या कौन सा करना है। 90% केस में इंडिया में सबसे बड़ा ट्रबल ये है कि 90% केस में हम लोग इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि साथ वाला क्या कर रहा है या मेरे सीनियर ने क्या किया। यही पैरामीटर होता है या नहीं होता है? मेजॉरिटी केस में यही पैरामीटर होता है। बाय चॉइस टीचिंग एक प्रोफेशन ले लो, इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक और जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो है टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी 70 to 80% जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, ये फैक्चुअल है, 70 to 80% कर रहे हैं वो बाय चॉइस नहीं कर रहे हैं। कि जो बोले कि जिसका टीचिंग में पैशन हो या टीचिंग में इंटरेस्ट हो वो टीचिंग कर रहा है, उसके साथ रिलेशन नहीं है। कुछ नहीं बन रहा है, चलो टीचिंग कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर जिसके कारण से लोग टीचिंग में आ रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई चीजें उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही हैं, रिसर्च उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि बाय चॉइस हम लोग नहीं आए हुए हैं। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे जैसे हायर स्टडीज प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स वगैरह के लिए करना क्यों है? सर बोली तो जा रहे हो करना क्यों है, मास्टर्स बताओ करना क्यों है? सर मेरे को तो जॉब करनी बीटेक के बाद। जब आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हो यार, आपकी एज 21 या 22 के आसपास होगा, कोई ज्यादा एज नहीं है, और ये एज टू बी वेरी फ्रैंक जॉब करने वाला तो है नहीं है। अब करना क्या है यार? जॉब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, करना क्या है? पहले यार अपने आप को एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो मार्केट से। जितना तुम एक्सपोजर लोगे, जितना तुम बाहर निकलोगे, उतना तुम्हारा लर्निंग होगा। क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऐसे डायरेक्टली एंटर कर जाओगे, 10, 15, 20 हजार की नौकरी के लिए एंटर कर जाओगे, पूरी लाइफ सफर करोगे। इसका बेटर, इसका दूसरा तरीका ये होता करने का कि पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो। वो बोलते हैं ना कि पहले अपना पोटेंशियल देखो कहां पे है, कहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, कहां पे तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उस तरफ जाके देखो पहले, फिर अपने आप को एक्सप्लोर करो, देखो चीजें कैसे निकल के आती हैं। अब मास्टर्स क्यों करनी है? मास्टर्स करने का जो मेन पर्पस यही है, मास्टर्स करने का मेन पर्पस यही है, अगेन एक तो सबसे पहली बड़ी चीज जो है वो है ब्रांडिंग। आईटीज में क्यों बच्चा इतना ज्यादा इस चीज को लेके जाता है? ब्रांडिंग, ब्रांड आपके रिज्यूमे के ऊपर जब लिखा होगा कि आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आपको दुनिया जानेगी। बिकॉज इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं उसका पूरी वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है, पूरे वर्ल्ड को इंडिया के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो उस हिसाब से उतना डेवलप नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा एज ए, लगा लो मैं वर्ड ये वैसे ऑल्दो की थोड़ा अलग वर्ड है कि चीप लेबर की तरह से हम लोगों को यूज किया जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, क्यों जा रहे हैं हम लोग यूएसए, कनाडा? उनके लिए तो हमें जो उन्होंने पैसा दे रहे हैं बहुत कम है उनके हिसाब से। अगर एक बीटेक इंजीनियर उधर का ही होगा ना जिसने किया होगा, बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। हमारे लिए लाख 1.5 लाख बहुत होता है, उनके लिए लाख 1.5 लाख डॉलर्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो चीज होगा वो ब्रांडिंग। आईआईटीज में, आईआईटीज को पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप किसी को बोलेंगे आई एम द एलुमनी ऑफ दिस आईआईटी, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको जाना जाएगा, उसको मानेंगे लोग कि अच्छा आईआईटी से आपने ये किया है तो इट मींस कि उसका कुछ वैल्यू है। सबसे बड़ा रीजन है ब्रांडिंग। दूसरा रीजन है अच्छी जगह से चीजों को करने का,
चाहे वो बैचलर है, चाहे मास्टर्स है, चाहे पीएचडी है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होगा एक्सपोजर, जो आपको एक्सपोजर वहां से मिलेगा। अभी यहाँ पे पंजाब से बैठा है, हरियाणा से बैठा है और हिमाचल से बैठा बच्चा, राइट। आईआईटीज में एंटर करोगे, आप खुद बताओ कहां कहां का स्टूडेंट होगा वहां पे, खुद बताओ। पूरे इंडिया का और अदर कंट्रीज का भी होगा, और ऐसा ऐसा स्टूडेंट होगा वहां पे जो आपको दिखेगा वहां पे जाके कि जो पहले से ही यार जिसने टारगेट लिए हुए हैं, 8th 10th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मेरे को अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मेरे को अपना ये टूल डेवलप करना है, मेरे को ये कार बनानी है, मेरे को ऐसा एक डिजाइन बनाना है। हमें यहाँ पे अगर मैं पूछूं यार तुमने क्या डिसाइड किया है, शायद 2-4 लोग होंगे जो बोल देंगे सर मैंने ये डिसाइड किया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने करना है। अदरवाइज हम लोग टोटली ब्लैंक है, बुरा मत मानना मेरी बात का, टोटली ब्लैंक है, हमें कुछ नहीं पता कि हमने करना क्या है। अब पता भी तब लगेगा जब लोग यार हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अब जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे हमें कुछ नहीं पता लगेगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकला बहुत जरूरी है। और एक चीज दिमाग में रखना कि अच्छी चीज आपको तभी मिलेगी अगर आप उसके लिए एफर्ट करोगे। अच्छी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आईआईटीज के लिए बच्चा फाइट करता है +2 लेवल पे कि मेरे को आईआईटीज में एंट्री मिल जाए। क्यों भाई, क्या ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन मेन जो उसको एंट्री करने के लिए आप लोगों ने जो एफर्ट मारा है ना, वही वो मेन चीज है जिसके लिए आप लोगों को आगे जाके बेनिफिट होता है। और यही चीज सबसे मेन होती है। तो सेकंड जो चीज मैंने आपको बताया वो है एक्सपोजर। जो आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे वहां पे जाके, वो सबसे बड़ी चीज होगी। आप लोग सोच के गए होंगे कि ठीक है मैं यहाँ पे जाके एमटेक में ज्वाइन कर रहा हूँ, वहां पे मैं डाटा साइंस में कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे जाके थर्मल में करता हूँ, मैं जाके स्ट्रक्चर में करता हूँ, मैं जाके वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मास्टर्स करता हूँ। लेकिन जब आप चीजों को करना लगेंगे ना वहां पे, और जब आप देखेंगे कि साथ वाला ये कर रहा है, यहाँ पे उसने ये किया, सीनियर ये करके गया, तो चीजें कुछ और ही बन के निकल के आएंगी। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कुछ अलग ही प्रोडक्ट निकल के आओगे आप लोग। तो सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको 2 मेन रीजन बताए हैं कि हायर स्टडीज, इट्स नॉट अबाउट दी हायर स्टडीज, इट्स अबाउट की हायर स्टडीज भाई करनी कहां से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो टारगेट लो अपने आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बहुत कॉलेजेस हैं, बिट्स वगैरह जो एक चेन है बिट्स की, वीआईटी जो है, मणिपाल हो गया। टारगेट की अगर मेरे को हायर स्टडीज करनी है तो अच्छी जगह से करना है, अदरवाइज नहीं करना है। साल 2 साल 3 साल वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यूरोपीडिया का थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक ग्लिम्स दिखाया था, जहां पे आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, इतना ज्यादा यहाँ पे कंटेंट है। आईआईटी के डायरेक्टर के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, आईआईटी हैदराबाद के, उनके साथ। तो चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जब आप चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे, एक चीज मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जो चीजें आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखेगा, यूरोपीडिया के ऊपर, नोबडी इज डूइंग इन इंडिया। कोई भी नहीं कर रहा है इंडिया के अंदर ऐसी चीजें। कोई एक मेरे को बता दो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आईटी के डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू कर रहा है और वो बात कर रहा है हायर स्टडीज को लेके, रिसर्च को लेके। ठीक है, इंटरव्यू करने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन रिसर्च को लेके कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। नो प्लेटफॉर्म इज देयर। तो जब तक भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कैसे होगा सारा चीज? वो डायरेक्टर बता रहे हैं कि यहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट हुए, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, डिसाइड करो मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है। वी आर हियर जो आपको गाइड करेंगे हर चीज के लिए। लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। गेट एग्जाम क्यों, मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर मेजोरिटी में क्यों गेट लिखा है? गेट क्यों लिखा है? क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो बेसिकली अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो एटलीस्ट हम कोई आपको ये बोलेगा जरूर कि ठीक है यार इसका जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है ना ये ठीक है। यही मतलब है ना, मार्क्स आना कितने आने का अलग मैटर है। गेट की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यही अब इसका है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कोई आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत ज्यादा नॉलेज है उससे बेसिस नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स या अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो गेट आप क्वालिफाई कर जाओगे। और जो गेट स्कोर कार्ड आपको मिलेगा वो इस चीज का प्रूफ होगा कि ठीक है भाई इस बच्चे को जो है वो गेट का एप्टीट्यूड जो है, गेट का जो नॉलेज है, मतलब सॉरी इंजीनियरिंग का जो एप्टीट्यूड है वो एक लेवल तक है, वो इस चीज का प्रूफ है। और यही एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हो कि आई एम गेट क्वालिफाइड विद दिस गेट स्कोर। कोई और एग्जाम नहीं है, मेरे को बता दो जो लिख सकते हो कि मैंने ये किया। तो ये अपने आप में एक डिग्री है जो गेट का एग्जाम देना या गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसका एक मतलब है। एक किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप वैसे जा रहे हो, आप बोलोगे कि सर ये रहा मेरा रिज्यूमे, जब उसके ऊपर देखेगा ना वो लिखा हुआ कि अच्छा गेट क्वालिफाई है इसका, उसको आपको वो अलग कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? आप खुद बताओ मेरे को, करेगा कि नहीं करेगा? यही इसका मतलब है। नाउ again, why you should write GATE exam if you wish to go for PSUs jobs and government jobs? PSUs के बारे में सुना आपने? पब्लिक सेक्टर्स, कोई नाम बोलो।
पब्लिक सेक्टर के नाम बोलो कुछ, बोलो बोलो बोलो, पता है तुम्हें? अरे बोलोगे नहीं तो निकाल कैसे बनेगी बात, बोलो। हाँ गलत बोल दोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इंफोसिस नॉट द पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर नहीं है। पहली चीज है पब्लिक सेक्टर होते क्या है? पब्लिक सेक्टर पहली चीज है गवर्नमेंट जॉब नहीं है, दोनों मैंने अलग अलग चीजें लिखी है, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब। पब्लिक सेक्टर पहली चीज है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, पहली चीज है दिमाग में लगा लो, ये पब्लिक सेक्टर होती है। ये क्या होता है? एक कोलैबोरेटिव ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोलैबोरेशन होता है किस किस का? सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दो पीएसयू इकट्ठी होकर भी एक नया पीएसयू बना सकती है। फॉर एग्जांपल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये किसका पीएसयू है? इंडियन गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का। ये जितने आपके बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये क्या है? ये सारे पीएसयू जो हैं, गवर्नमेंट जॉब थोड़ा नहीं है। अरे अगर तुम्हें लगा ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं सारी की सारे, ये सब पब्लिक सेक्टर हैं सारे। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। पे स्केल्स देखना, इसके अगर 7th पे कमीशन के हिसाब से चलोगे तो कितना कितना बनेगा? 70-80 हजार लाख के आसपास नहीं बनता है। लेकिन पीएसयू का जॉब का स्केल कितना होता है? 18 लाख, 20 लाख का। गवर्नमेंट कैसे दे देगी ये चीज? तो ये पब्लिक सेक्टर होते हैं। कुछ नाम अब मेरे को बताओ पब्लिक सेक्टर, मैंने डीएमआरसी बोल दिया, और बताओ, और बताओ। आईओसीएल का नाम सुने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपके पंप्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और बोलो, और बोलो। ओएनजीसी सुना नाम? गेल सुना नाम? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सुना नाम? और आईएसआरओ, इसरो, बीएचईएल, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और बताओ 250 प्लस पीएसयूज हैं, राइट। अब डायरेक्टली इसके ऊपर आते हैं, इसमें एंट्री कैसे मिलनी है और क्यों जाना है। जितना भी लोग बच्चे गेट लिखते हैं ना, मेजॉरिटी बच्चे, आप ये लगा लो कि 40 to 50% बच्चों का ये टारगेट होता है कि मेरे को पीएसयू में जाना है। और पीएसयू में आपको मैं ऑनलाइन एवरेज बता रहा हूं, सारी ब्रांचेस मिला के तकरीबन 1500 से 2000 सीट्स होती है। ओनली 1500 से 2000, इससे ज्यादा नहीं होता है, राइट। सारा मिला के ज्यादा से ज्यादा 2500 लगा लो, जो इस बार हो रहा होगा क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शन है। तो 2500 के आसपास इस बार दो गेट 2023 के बेस पे इन्होंने, गेट 2023 में इन्होंने तकरीबन 2500 के आसपास सीट्स इन्होंने निकाली इस बार। नो, अब पीएसयू में जाना क्यों है? अगेन मतलब पूरी फाइट लगेगी, पूरी मेहनत लगेगी यहां पे एंटर करने के लिए। आपको गेट के टॉप रैंकर्स में आना पड़ेगा, तो आपको कॉल आएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, जिसके लिए जीडी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यूज आर देयर। बहुत कम पीएसयूज है जो डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं गेट के बेस पे, है कुछ कोल इंडिया लिमिटेड, ये डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर देता है फाइनली। एनटीपीसी ये डायरेक्टली फाइनल कर देता है, ये इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते हैं, जीडी जीटी वगैरह नहीं लेते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पीएसयू जो अपना जो डायरेक्टली गेट के बेस पे सिलेक्शन कर देते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पीएसयू में पहला चीज, सबसे बड़ा क्या रीजन क्या है पीएसयू एंटर करने का? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला था गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अगेन कोई जॉब सिक्योरिटी को लेके, उसको लेके कोई ट्रबल होता नहीं है। सेकंड मेन रीजन द पर्क्स, सैलरीज एंड पर्क्स जो आपको वहां पे मिलते हैं। ऑन एन एवरेज कोई भी पीएसयू 3 कैटेगरीज में होती है पीएसयू, एक महारत्नास, एक मिनी रत्नास, एक नवरत्नास। नवरत्नास जो बिल्कुल नई बनी है, फिर मिनी रत्नास जो थोड़े लो स्केल के ऊपर है, इसका कुछ वो होता है टर्नओवर के साथ होता है इसका सारा कैलकुलेशन की कौन महारत्ना में है कौन मिनी रत्ना में है। आईओसीएल, ओएनजीसी, ये सारी की सारी महारत्नास है। एवरेज पैकेजेस यहाँ पे 18 से 20 लाख का एवरेज पैकेज पीएसयूज में। फैसिलिटीज बहुत है, पूरे दबा के बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आपको है। अब यहाँ पे एंट्री मिलेगी कैसे? 2 तरीके से एंट्री मिलती है पीएसयूज के अंदर। पहला एक तरीका है कि जिसमें आप गेट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। गेट में अगर आप अच्छा स्कोर लेके आएंगे, गेट में अगर आप अच्छा रैंक लेके आएंगे, आप कौन कितना रैंक सर? देखो जब आप गेट का रिजल्ट आता है ना, तो आपको 3 चीजें मिलती हैं। पहला होता है आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं, दूसरा होता है गेट रैंक, तीसरा होता है जिसके बेस पे एक्चुअल में सारा प्रोसेस उसके बाद का चलता है, दैट इज द गेट स्कोर विच इज आउट ऑफ 1000। जैसे आप लोगों ने परसेंटाइल सुना होगा, परसेंटाइल होता है ना कि कैट में इतना परसेंटाइल आया है, उसको मतलब क्या होता है कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स तुमसे आगे हैं, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट तुम्हारे से पीछे हैं। गेट स्कोर भी कुछ इसी तरह से होता है, राइट। तो गेट स्कोर 1000 में से होता है, और ये एक इस हिसाब से स्कोर आता है कि तुम्हारा वो 3 साल, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होता है।
इस साल अगर सपोज गेट एग्जाम इजी आ गया तो आपका गेट स्कोर हाई जा सकता है, अगर गेट का एग्जाम डिफिकल्ट आ गया आपका गेट का स्कोर नीचे जा सकता है। रैंक मार्क्स में फर्क पड़ेगा, लेकिन गेट स्कोर उसी सेम प्रिपरेशन लेवल से वो सेम सिमिलर ही रहता है, राइट। नाउ अब पीएसयू में एंट्री दो तरीके से मिलती है। पहला एंट्री करने का तरीका होता है कि जो गेट के थ्रू डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड जीडी, जीटी एंड इंटरव्यूज के लिए। बहुत सारे पीएसयू ऐसे हैं जो अपना टेस्ट लेते हैं। पता आपको कौन से पीएसयू अपना टेस्ट लेते हैं? नॉर्मली आईएसआरओ, इस टाइम पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप लोगों में से कोई भी एलिजिबल नहीं है। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और बीएआरसी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और ऐसे बहुत सारे पीएसयू हैं जो अपने टेस्ट लेते हैं। तैयारी करने का तरीका सेम है, गेट का तैयारी कर लो, सारे एग्जाम्स का तैयारी हो जाएगा। गेट का प्रिपरेशन कर लो, सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन उसी के अंदर ही हो जाना है, राइट। तो पीएसयू में एंट्री करने के तरीके मैंने बता दिए, दो हैं, एक तो थ्रू गेट का एग्जाम है, सेकंड जो अपना टेस्ट खुद से लेते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट राउंड जीडी, जीटी और इंटरव्यू। जीडी, जीटी हर किसी में नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। और जो इंटरव्यू होते हैं, जो किसी भी पीएसयू का इंटरव्यू होगा, वो आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट करने के लिए नहीं होगा। नॉलेज उन्होंने आपका गेट के एग्जाम के थ्रू या रिटर्न के थ्रू कर लिया चेक, वो आपका पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होगा। जो पोस्ट का नाम होता है क्या होता है? मैनेजमेंट ट्रेनी, इंजीनियर ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो इट मींस कि ये एक मैनेजरियल पोस्ट के लिए होती है सारी की सारी, तभी तो आपको इतना पैसा दे रहे हैं। आपको खुद एक काम करने के लिए कोई 15-20 लाख थोड़ा दे देगा। काम करवाने के पैसे ज्यादा होते हैं कि काम करने के पैसे ज्यादा होते हैं? करवाने के। तो ये मैनेजरियल जॉब है, आपको पर्सन को हैंडल करना है, आपने काम लेना है लोगों से, ये चीज होती है इसके अंदर। हायर एजुकेशन इंडिया एंड अब्रॉड थ्रू दिस गेट एग्जाम। आपको पता है गेट एग्जाम के थ्रू इंडिया में तो चलो हमने बात कर ही ली, आईआईटीज, एनआईटीज के, ट्रिपल आईटीज को लेके, अब्रॉड में भी यू कैन अप्लाई थ्रू गेट एग्जाम। पता है इसके बारे में? कौन लोग हैं यहाँ पे जो अब्रॉड टारगेट कर रहे हो? ईमानदारी से बताना, कोई है यहाँ पे जो अब्रॉड का टारगेट कर रहे हो? बताओ बताओ। एक तो तुम लोग हेजिटेट पता नहीं क्यों कर रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? है कोई यहाँ पे जेन्युइनली जो टारगेट कर रहे हो? चलो, गेट के एग्जाम यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन द अब्रॉड। अब्रॉड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल। 2 यूनिवर्सिटी सिंगापुर में है, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। उसके बाद यूरोप में है, जर्मनी में है, टीयूएम वगैरह, आरडब्ल्यूटीएच वगैरह, कैनफील्ड यूके के अंदर यूनिवर्सिटी है। 6 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल जिसमें आप थ्रू गेट एग्जाम अप्लाई कर सकते हो अब्रॉड के अंदर भी, राइट। नेक्स्ट इज इफ यू विश टू फॉलो करियर इन स्पेशलाइज्ड डोमेन, फॉर एग्जांपल एआई, एमएल, एरोनॉटिकल, रोबोटिक्स। ये डोमेन्स क्या, आपको क्या लगता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, ये किस ब्रांच की स्पेशलाइजेशन? आपको क्या लगता है? कंप्यूटर साइंस? सब रॉन्ग है। ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज हैं, नॉन कोर ब्रांचेज हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब कंप्यूटर साइंस की कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, मैकेनिकल एलिजिबल होता है उसमें? क्यों नहीं होता? करते हैं अलाउ वो, सिविल के सारी ब्रांचेस को अलाउ करते हैं। किसको वो रिक्रूट करेंगे? जिसके पास स्किल होगा, जिसको C++ या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जावा या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसको आता होगा उसको रख लेंगे। समझ में आ गई बात? अब ये जो ब्रांचेज हैं, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह, आजकल एआई बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। चैट जीपीटी यूज करना स्टार्ट किया है। कैसे कर रहे हैं वो काम? वो इधर उधर से नेट से तो डाटा उठा रहा है, वो खुद से थोड़ा ना लिख रहा है। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की चली गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। परसों जो मेरे को कॉल आया, वो मेरे को याद तो नहीं किस चीज के लिए कॉल था। अगर मैं वो कंप्यूटर जनरेटेड था कॉल, वो अगर वो क्वेश्चन जो पूछ रही है, अगर उसका आंसर मेरे को यस नो में करना है ना, अगर मैं यस नो में नहीं कर रहा हूं, कुछ और बोल रहा हूं मैं, वो रिपीट कर रही है क्वेश्चन, सॉरी दिस इज नॉट द राइट आंसर, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, प्लीज टेल मी द आंसर इन यस और नो। इस लेवल का एआई आ गया है, इस लेवल का एआई आ गया है, और ये बहुत डेंजरस चीज है। जिसने एआई को इन्वेंट किया था ना, उसका भी रिसेंट उसने एक मैसेज दिया है, सुनना उस मैसेज को। क्या बोला उसने? कि शायद मैंने गलती कर दी एआई को इन्वेंट करके। उसने खुद बोला ये, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल पे चीजें जाने लगी हैं एआई को लेके। हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे और दुनिया कहां से कहां निकल जाएगी। और तरीका यही है इसको करने का, एक्सप्लोर करो बच्चों, बाहर निकलो यहां से। जितना तुम एक्सप्लोर करोगे, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ पड़ा है, सब कुछ है। बस आज के टाइम पे ट्रबल पता क्या होगा इंटरनेट के लेके, कि इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा है, हमें ये नहीं पता कौन सा कंटेंट ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है। ये सबसे बड़ा ट्रबल हो गया।
कि इतना ज्यादा रिसोर्स है नेट के ऊपर, हमें ये नहीं पता कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा ऑथेंटिक है, किसको माने या किसको ना माने। ये बस सबसे बड़ा ट्रबल है। तो इसलिए हमें सही प्लेटफॉर्म पता होना जरूरी है कि जो आपको एग्जैक्ट बताए उसका तरीका क्या होता है चेक करने का। देखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, माइक्रोवेव होता है, बहुत सारी और अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं। तो हम लोग जब कोई चीज परचेज करने जाते हैं ना, हम लोग ये देखते हैं कि यार इसमें स्पेशलाइज्ड किसने, कि कौन है इसके अंदर, कि वॉशिंग मशीन में कौन स्पेशलाइज्ड है, वर्लपूल है, कौन है, माइक्रोवेव के अंदर IFB है जिसने स्टार्ट किए थे बनाने। तो इट मींस कि उसका एक्सपर्टीज रहेगा, वो हमेशा उस चीज में डोमिनेटिंग रहेंगे, ऑल्दो कि कोई भी कंपनी उसने तो बना ही देने सारे के सारे प्रोडक्ट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं मशीन लर्निंग, AI और जो डाटा साइंस है, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। और मैथमेटिक्स हम लोग सब पढ़ते हैं हर ब्रांच के अंदर, इसका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप किसी इस डोमेन में अगर आप आगे करना चाहते हो, गेट किसी भी ब्रांच में लिख लो, आप लोग एलिजिबल हो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI में अप्लाई करने के लिए। बीटेक ब्रांच कोई भी हो, गेट किसी भी ब्रांच में लिखा हो, बस एक गेट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है IIT टू IIT, NIT टू NIT, कोर्स टू कोर, बहुत सारे आगे फिर सब पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या करना, फिर वो आगे सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो जो भी इसमें एंटर करना चाहता है, गेट के थ्रू यू कैन एंटर इनटू दीज डोमेन्स। सर मेरे को सिविल अच्छी नहीं लगती है, ना मेरे को इलेक्ट्रिकल, ना मैकेनिकल, सर मेरे को नॉन कोर में जाना है। और अगेन मैं जो बताता हूं कि इसमें क्यों लोग जा रहे हैं, अगेन रीजन वही है जो मैंने आपसे एंट्री की पूछा था आपको, कि कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाहते हो, वही रीजन इसके पीछे भी है, सैलरीज। सिंपल सा रीजन है। आप क्यों करोगे मेरे को बताओ डाटा साइंस AI? इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती है, बात ये होती है कि ठीक है इसका अब आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट होने वाला है, मेरे को भी इसी डोमेन को में एक्सपर्टीज लेके आनी है, तभी वो बात बनेगी। बड़ा सिंपल सा ये रीजन होती है। समझ में आ गई बात ये? नेक्स्ट इज योर गेट प्रिपरेशन इंक्रीजेस योर टेक्निकल कॉम्पिटेंस लेवल, द सप्लीमेंट योर, हाँ मतलब ये तो बड़ा सिंपल है ही है यार, कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक टेक्निकल का एक लेवल तो हाई होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, उसमें आपको उसका बेनिफिट होने वाला है। कॉलेज में जब आप एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो, उसमें ऑब्वियसली उसका बेनिफिट होने वाला है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका ही है इसको करने का। PSUs मैंने आपको बता दिए, बहुत कुछ नाम लिखे PSUs के। अच्छा जॉब्स में बात करें, जॉब में थ्रू मैंने आपको बताया है। अच्छा DRF सो मैनी, अच्छा JRF के बारे में सुना आपने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में? JRF कुछ लैब्स होती है लाइक CSIO, CDEC वगैरह, CDEC मोहाली के अंदर है, नीलेट वगैरह, ऐसे बहुत सारे होती हैं। IITs में अंदर भी JRF होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है, एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। जितने भी प्रोफेसर हैं जो IITs में या जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं। कोई आप इंडस्ट्री हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड एक एक्सपर्ट ढूंढोगे कहां पे है, किस IIT के अंदर बैठा है या किस NIT में बैठा है, कहां पे उसका एक्सपर्ट बैठा है। तो उसको प्रोजेक्ट दोगे आप कि यार मेरी इंडस्ट्री, एज ए इंडस्ट्री मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इसका सोल्यूशन दे दो, मेरे को इसका सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे दो, मेरे को इसका सोल्यूशन दे दो। तो वो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट गया। अब वो प्रोफेसर खुद तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट कर नहीं सकता है, उसको टीम रिक्वायर्ड होती है। उसके पास पैसा है क्योंकि इंडस्ट्री ने उसको पैसा दे दिए, उसको टीम रिक्वायर्ड होती है। ऐसी छोटी छोटी इंटर्नशिप भी आप लगा सकते हो IITs के अंदर, NITs में प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट पड़े होते हैं। वेबसाइट्स ओपन करना स्टार्ट करो बच्चे कॉलेजेस का, प्रोफेसर्स को विजिट करना स्टार्ट करो, देखो वो लिखते हैं कि मेरे पास इस चीज का ओपनिंग है, किसी ने 6 हफ्ते का या 6 महीने का इंटर्नशिप मेरे पास इस प्रोजेक्ट में करना है, तो आ जाओ मेरे को अप्लाई करो। फिर उसको अप्लाई करने का एक तरीका होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होता है, क्यों अपना अपना बैकग्राउंड उसमें बताना होता है कि मैंने इस डोमेन में ऐसा ऐसा काम किया है और आपका सर मैंने काम देखा है, आपके पास इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं भी आपके साथ सर इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूं। हाउ टू राइट SOP वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ऐसे होता है बेसिकली। एक्सप्लोर करो बच्चे, बाहर निकलो यहां से। बेटा मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि यहां पे एक जगह पे बैठ के चीजों को नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। 6 हफ्ते की इंटर्नशिप के लिए जाओ, 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए जाओ, प्रोजेक्ट करो साथ में पैरेलल। अब तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट करवाने लग गए IITs के प्रोफेसर, बीटेक के साथ करते करते हुए तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो, और वो तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर ऐड होगा कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट अंडर दिस प्रोफेसर फ्रॉम दिस IIT। आपको नहीं लगता कि उसका वैल्यू इंक्रीज होगा आपके रिज्यूमे का? होगा कि नहीं होगा? अब आते हैं हायर स्टडीज की बात, जिसके लिए एक्चुअल में गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ये तो 2009 या 10 से स्टार्ट हुआ है। PSUs जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करने स्टार्ट किए हैं, अदरवाइज पहले वो ये कैंपस प्लेसमेंट्स करते थे। अब उसमें क्या ट्रबल होता था, क्यों ये इतना वो लेके आए हैं इसको गेट के थ्रू, क्योंकि गेट का जो पेपर है, सर पानी मिल जाएगा,
गेट का जो पेपर है वो आप लोग कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, किसी भी बीटेक के वाला दे सकता है ना, कोई भी कॉलेज का इंडिया के अंदर बैठा हो कहीं पे भी वो दे सकता है गेट के एग्जाम। लेकिन अब उसके लिए फिर पीएसयूज में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी कभी उसको मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो अच्छे कॉलेज में नहीं एंटर किया होता था। लेकिन पीएसयूज क्या कर रहे थे, उनको कैंडिडेट चाहिए होते थे, उनको लगता था कि शायद आईआईटीज एनआईटीज में हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, तो इस कारण से कुछ उस टाइम पे हुए। उसके बाद से इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने कैंपसेस में जाते हैं, लेकिन एक जनरल रिक्रूटमेंट भी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और वो रिक्रूटमेंट जब होना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक एग्जाम लिख बोला पहले, फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया करना, फिर उसमें भी थोड़ी बहुत बाइसिंग होनी स्टार्ट होगी। लेकिन अब इन्होंने मेजॉरिटी पीएसयूज चीजों को फेयर रखने के लिए गेट के थ्रू कि अच्छा परफॉर्म करो गेट को, हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, हम तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करेंगे थ्रू इंटरव्यूज एंड जीटी, हम आपको रख लेंगे, राइट। तो गेट का एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअल में हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट? गेट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? कोई आंसर कर सकता है मेरे को इस चीज के लिए? उसके लिए गिफ्ट है मेरे पास कि गेट का एग्जाम एक्चुअल में हुआ क्यों स्टार्ट। चलो ठीक है, हायर स्टडीज क्यों, फिर पैसे भी दे रहे हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है आपका एमटेक एमएस के लिए। डायरेक्ट पीएचडी का स्कॉलरशिप होता है 35,000 पे, और ये 48,000 पे पर मंथ होने वाला है ये। और जो 12,400 ये 18,500 होने वाला है पर मंथ का मास्टर्स के लिए। कोई है सोच के, पता मेरे को पता नहीं होगा, सोच के देखो कि क्यों किया होगा हायर स्टडीज को, क्यों गेट का एग्जाम है आंसर किसी के पास? नहीं, चलो मैं बताता हूं आपको। यार आपको क्या लगता है कि कंट्री का डेवलपमेंट क्या करें सर? आपको क्या लगता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा कैसे? थैंक यू। कैसे होगा किसी कंट्री का डेवलपमेंट? डॉक्टर्स कर देंगे कंट्री का डेवलपमेंट? हाँ, लॉयर्स कर देंगे कंट्री का डेवलपमेंट? कौन करेंगे? इंजीनियर ही करेंगे। और कंट्री का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और कैसे होगा? जब तक चीजें हमारे देश में ही बनना स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा भाई। ये जो डॉलर वाला जो केस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, ये डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इंडिया रुपीज ऊपर नीचे, कहां से? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो है। जिसको थोड़ा पता होगा इकोनॉमी के बारे में पता है, इसी से रिलेटेड है, नहीं है इतना तो नॉलेज क्यों नहीं थोड़ा सा? जितना हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा इकोनॉमी ऊपर जाएगा, सिंपल सा। या जितना इंपोर्ट कम करेंगे या जितना हम यहीं पे डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा तरीका है। अब डेवलपमेंट होगी कैसे? अब आप लोग बीटेक कर रहे हैं, आप लोग स्पेशलाइज्ड हैं किसी चीज के, एक सॉफ्टवेयर बना दोगे? हाँ, कोई एक मशीन बनाने का है, डिजाइन, कोई डिजाइन का एक्सपर्ट है यहाँ पे? कोई आपको यहाँ पे कोई डाटा साइंस का एक्सपर्ट है जो डाटा को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके? एक्सपर्टीज तो नहीं है अभी किसी चीज में, एक्सपर्टीज आएगी मास्टर्स लेवल के लिए। तो कंट्री को जहां पे रिक्वायरमेंट थी डेवलपमेंट के लिए, वो हायर स्टडीज के थ्रू ही होती है। आपको पता है कोई ना कोई तो बच्चे एक अट्रैक्शन होती है कि मैं क्यों करूं मास्टर्स। चलो रीजन तो मैंने बता दिए। एक जो स्टाइपेंड है ना, एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसके लिए, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है, जिसमें बहुत बच्चे मेरे को कॉल करते हैं कि सर मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, मैंने लोन लिया हुआ बीटेक लेवल तक, अब सर मेरे को और लोन नहीं लेना, लेकिन मेरे को सर हायर स्टडीज करना है, मेरे को स्पेशलाइज करना है। तो इस कारण से जब ये उन्होंने सोचा चीजों को लेके कि भाई एमटेक इसको प्रमोट करें तो कैसे करें, तब ये स्टार्ट हुआ गेट का एग्जाम, और विद स्टाइपेंड हुआ, विद स्कॉलरशिप। फिर आगे डायरेक्ट पीएचडी, यू कैन ऑल्सो राइट यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईआईटी फॉर पीएचडी। जिसने भी पीएचडी के लिए प्लान किया है, डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है। जिसका भी सीजीपीए जनरल कैटेगरी 7.5 से ऊपर है, जनरल कैटेगरी में एग्जांपल जनरल के थ्रू ले रहा हूं, जिसका भी सीजीपीए 7.5 से ऊपर है जनरल कैटेगरी और गेट मेयर क्वालिफाई है, you will get a call from the IITs for the direct PhD program। ये जो अभी स्कॉलरशिप 35,000 है ना, ये 48,000 होने वाला है, मे भी शायद साल 2 साल के अंदर हो जाए। ये 12,400 18,500 होने वाला है, राइट। अब डायरेक्ट पीएचडी में क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो उनको गेट से इतना मतलब नहीं होता है। मेयर क्वालिफाई मतलब अगर आपका गेट में जस्ट क्वालिफाई है, मेयर क्वालिफाई, कट ऑफ क्लियर है, जस्ट आप लोग एलिजिबल हो जाते हो आईआईटीज में अप्लाई करने के लिए। ऑल्दो नाउ यू कैन एंटर इनटू द आईआईटीज विदाउट गेट ऑल्सो। बहुत सारे आईआईटीज ने सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स ओपन कर दिए हैं, राइट। तो अ वेरी गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज रिक्वायर्ड।
उन्होंने ये देखना है कि क्या आपका रिसर्च एक्यूमेन है या नहीं है, ये चेक करना उन्होंने। अब ऑब्वियसली बीटेक लेवल पे तो आप रिसर्च कुछ करते ही नहीं हो, नहीं करते हो रिसर्च, लेकिन प्रोजेक्ट तो करते हो ना। तो उन्होंने ये देखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और ये लिखना है कि तुमने ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, ये आईटी क्यों ज्वाइन करना है, ये लिखना है उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर, और अप्लाई कर देना है। आपको कॉल आ जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, जिसमें इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू में आपका वो बेसिक नॉलेज चेक करेगा, आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आपका बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज चेक करेगा, और उसके बाद यस एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द आईआईटीज फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। ये बहुत अच्छी चीज है जो अब स्टार्ट हो गई है, राइट। अच्छा, एक पीएमआरएफ होता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें फॉर द फर्स्ट 2 years 70,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप है। फॉर द थर्ड ईयर आई थिंक इट इज 75,000, फॉर द लास्ट 2 years इट इज 80,000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप, पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। नाउ अगेन द नेक्स्ट ब्यूटी ऑफ द गेट एग्जाम, पहला मैंने जॉब्स बता दिया, सेकंड मैंने हायर स्टडीज बता दिया, हायर स्टडीज इन द टेक्निकल डोमेन। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट बहुत लोग यहां पे ऐसे होंगे, सर मेरे को मैनेजरियल पोस्ट के लिए जाना है, मेरे को एमबीए करना है, या मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, सर मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मेरे को काम करवाना अच्छा लगता है, सर मैं मैनेज कर सकता हूं, सर जब इवेंट्स होते हैं, जब यहाँ पे फेस्ट वगैरह होते हैं, सर मैं उसमें मैनेज बहुत अच्छा करता हूं, मेरे को अच्छा लगता है उस चीज में, मैं सर मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहता हूं। यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द मैनेजमेंट डोमेन थ्रू दिस गेट एग्जाम। निटी बॉम्बे का नाम सुना किसी ने? सुना निटी बॉम्बे का नाम? कोई भी एक है जिसने यहाँ पे निटी बॉम्बे का नाम सुना है? नहीं। निटी बॉम्बे इज द बेस्ट थिंग जो आप गेट के थ्रू ले सकते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं है गेट से बेस्ट जो आप ले सकते हो। 2 साल का प्रोग्राम है, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। 2 कोर्सेज है वहां पे, एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का है और एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट का है, 2 कोर्स है वहां पे, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, और ये टॉप प्रायोरिटी पे रहता है स्टूडेंट्स के आफ्टर द पीएचडी। और कुछ लोग तो पीएचडी छोड़ के भी निटी ज्वाइन करते हैं। अगेन रीजन फिर से वही होगा, पहला चीज ब्रांडिंग, दूसरा चीज एक्सपोजर, जो तुम एक्सप्लोर करते हो वहां पे जाके चीजें। जब बच्चे हम लोग भेजते हैं ना वहां पे निटी में, 1 हफ्ते के बाद ही बच्चे का पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। जो बच्चा एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहा होता है उसमें वो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही, विद इन 1 वीक जब निटी बॉम्बे एंटर करते हो। और थर्ड अगेन द एवरेज पैकेजेस, 25 to 30 लाख एवरेज पैकेजेस देयर। देखो मैनेजमेंट में जाने के लिए आपके पास कैट भी है, फर्क यहां पे आ गया। अगेन आपको कोई दूसरा एग्जाम नहीं लिखना, एक ही एग्जाम दे रहे हो गेट के एग्जाम, उसी के थ्रू बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। कैट के थ्रू जब आप आईएम्स में एंटर कर रहे हो तो आपके पास जो प्रोफाइल रहेगा बाद में वो मैनेजरियल प्रोफाइल रहेगा, राइट। लेकिन जब आप आईटी गेट के थ्रू जा रहे हो, गेट कैन ओनली इंजीनियर कैन राइट, ऑल्दो कि अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है बाकी लोगों के लिए भी, नॉन इंजीनियर के लिए भी स्टार्ट कर दिया है गेट का एग्जाम। लेकिन इसमें जब आप एंटर कर रहे हो गेट के थ्रू, देन योर प्रोफाइल विल बी टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। ओनली इंजीनियर कैन एंटर इनटू दीज 2 कोर्सेज। तो आपका प्रोफाइल टेक्नो मैनेजरियल, मतलब आपकी हार्डकोर टेक्निकल कंपनीज आएंगी आपको प्लेसमेंट के लिए, बट फॉर द विद द हाई पैकेजेस। जो भी कंपनीज यहाँ पे आपको आएंगी प्लेसमेंट के लिए, वो कंपनी वहां पे भी जाएंगे और वही कंपनी वहां पे जाके आपको 40-50 लाख का पैकेज देगी। 2 साल में ग्रूमिंग अलग से हुआ, पर्सनैलिटी चेंजेस अलग से हुए, प्लेसमेंट बाद में अलग से, ब्रांडिंग अलग से। दिस इज द निटी बॉम्बे। ऐसे बहुत सारे हर आईआईटीज के अंदर है मैनेजमेंट कोर्स, हर एनआईटी के अंदर है मैनेजमेंट कोर्सेज। लाइक फॉर एग्जांपल डॉम्स आईटी मद्रास, आईओआर आईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईसी बेंगलोर, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट आईटी दिल्ली, हर आईटी के अंदर है मैनेजमेंट का कोर्स। और प्लेसमेंट्स आर दी बेस्ट इन ऑल दीज कोर्सेज, राइट। नेक्स्ट इज अगेन यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स थ्रू गेट एग्जाम। आईएम्स का नाम सुना आपने? आईएम का नाम सुना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम सुना इसका कि नहीं? कैसे एंट्री मिलती है वहां पे अगर एमबीए करना है? कैट के थ्रू, हाँ है ना? नींद आ गई? So there is one program that is called the fellowship program in management. In this FPM program you can write again through the gate. गेट के थ्रू अगेन तुम लोग वहां पे FPM प्रोग्राम में एंटर कर सकते हो, राइट। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का मैंने आपको बता ही दिया इसमें। नाउ क्वेश्चन अब आगे आगे 2-3 क्वेश्चन है कि शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स और 1 गेट एग्जाम के ऊपर ही फोकस करें सर, कि 1 एग्जाम देना चाहिए, 2 एग्जाम देना चाहिए? अगर 1 देना तो कौन सा देना है, 2 देने हैं तो दोनों है ही है।
जब भी आप थर्ड ईयर में जिसमें भी पेपर देने ना, राइट विद द सेकंड पेपर, मेन पेपर के साथ मत लिखना, क्योंकि उसमें करिकुलम ज्यादा होगा और कॉलेज के साथ मैनेज भी करना है। तो जब भी अगर आप लोगों में से कोई भी प्लान कर रहा है थर्ड ईयर में गेट देने के लिए, तो लिखना सेकंड पेपर के साथ। मैकेनिकल वाले लिखना एक्सी के साथ, सिविल वाले लिखना एनवायरमेंट के साथ, कंप्यूटर साइंस में लिखना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो ऑप्शन है ना, उसमें थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के साथ लिखना, और इलेक्ट्रिकल वाला इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ लिख सकता है। और जब फाइनल ईयर में होंगे तो आप लोग दोनों पेपर के साथ लिखो। और तैयारी कैसे करनी है, अब ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों में से, सर तैयारी कैसे करें स्टार्ट, अभी फर्स्ट ईयर में हूं, सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, कैसे प्रिपरेशन करें स्टार्ट, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें। कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो आप लोग पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स, वही सब्जेक्ट्स को गेट के अंदर ही है, यही है कि नहीं है कुछ और इंटरनेट के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा आज के ऊपर, अगर आपको सही सोर्स मिल जाए तो सब फ्री में आप पढ़ सकते हैं वहां पे। बस ये कि ऑनलाइन ऑफलाइन वाला थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है, वो एक कंफर्ट जोन होता है। एक जो सब्जेक्ट आप कॉलेज का पढ़ रहे हो ना अपने करिकुलम में, जो उस सेमेस्टर के अंदर, उस सब्जेक्ट को कॉलेज के हिसाब से जो पढ़ना है ना, वो एक रात वाली बात होती है, आप लोगों को भी पता है, एक रात पहले ही पढ़ते हैं सारे के सारे। तो बाकी टाइम यार कहां वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, यूटिलाइज कर लो यार, यूटिलाइज कर लो अच्छे तरीके से, ढंग से यूटिलाइज कर लो इसको। करना क्या है, गेट की प्रीवियस ईयर कॉपी, इसकी बुक ले लो एक, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और जो सब्जेक्ट आप पैरेलल पढ़ रहे हो ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो उस सब्जेक्ट के। बड़ा सिंपल सा तरीका ही है। अगर आपने एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 20 साल के अगर आपने 10 बार हाथ से लगा लिए ना, यू कैन इजीली क्रैक द गेट एग्जाम, इजीली क्रैक द गेट एग्जाम। कोई कोचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई गाइडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाथ से लगाने हैं, देखना नहीं। अच्छा क्वेश्चन है पीछे पलटा चाहिए इसमें, हाँ मेरे को हो गया, ये तो आता था मेरे को। ऐसी नहीं होती बच्चे गेट की तैयारी। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। करोगे तो सारी चीजें आसान है, नहीं करोगे तो छोटी सी चीज भी बहुत मुश्किल होती है। सही है गलत है? उसके बाद अपने टारगेट जो आप लोग रखोगे ना, अभी जितने लोगों ने ये सारी सुनने के बाद चीजें डिसाइड कर लोगे ना, लिख लेना कहीं पे जाके, और उसको डेली देखते रहना, क्योंकि भूल जाते हो बहुत जल्दी है, शॉर्ट मेमोरी होती है ना हमारी, बहुत जल्दी भूल जाते हो। आजकल तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आप लोगों ने बहुत वीडियो सुनते होंगे नेट के ऊपर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर, जो अपनी सक्सेस स्टोरीज जो अपनी वो शेयर करते हैं, और उसमें से मेजॉरिटी लोग आप लोगों को एक चीज बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर रही, या मैं सोशल मीडिया को मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया था, या एक टाइम तक उसको यूज किया। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। देखो टोटली तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे, लेकिन एक अपना टाइम फिक्स कर लो बच्चे। लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं ना है, कुछ नहीं कर सकते हो, ना अपना काम धंधा कर पाओगे, ना जॉब कर पाओगे। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। बड़ा सिंपल सा फंडा यही है, राइट। पेपर लिखना है, थर्ड ईयर में लिखना है तो सेकंड एग्जाम के साथ लिखो, और उसके बाद फाइनल ईयर में लिखना है तो दोनों के साथ लिखो। क्यों? एक ही रीजन है उसके पीछे, कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, कि कहां आपके पास एक गेट स्कोर है, कहां आपके पास 2 गेट स्कोर है, क्योंकि वो 3 घंटे आपकी पूरे साल की मेहनत नहीं डिसाइड कर सकता है। उस दिन पहले 2 क्वेश्चन करने लगे, हुए ही नहीं, मोटी मतलब दिमाग ही हिल जाएगा कि हो ही नहीं रहे मेरे से, और जो चीजें आती थी या तो भूल जाओगे या गलत कराओगे। तो 3 घंटे आपकी लाइफ डिसाइड करने के लिए नहीं है, तो एक और चांस दो ना अपने आप को, थर्ड ईयर में भी दो, 2 पेपर लिखो, और चांस दो ना, और 3 घंटे, तो क्या पता वो 3 घंटे अच्छे चले जाएं आपके लिए। राइट और रॉन्ग, ये चीज करनी है आपने। थर्ड ईयर में बेनिफिट मैंने आपको बता दिया शायद स्टार्टिंग में, कि गेट थर्ड ईयर में देने की क्या बेनिफिट है। आपके पास एक गेट स्कोर आ जाएगा, कॉलेज के साथ आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो, और कॉलेज के साथ वो सब्जेक्ट्स के बेनिफिट भी होंगे आपको। तो थर्ड ईयर में गेट जरूर लिखना, क्योंकि वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। उसको नेक्स्ट ईयर जाके, उसके नेक्स्ट ईयर जाके आप लोग आईआईटीज में, एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं इजीली, राइट। वाई हायर स्टडीज, ये भी मैंने आपको शुरू में कवर कर दिया है कि हायर स्टडीज करनी क्यों है। कोई बता सकता है मेरे को रीजन इसका, हायर स्टडीज करनी क्यों है? पहली सबसे बड़ी चीज, पॉइंट यहां पे ये नहीं है कि हायर स्टडीज क्यों करनी है, पॉइंट यहां पे ये है कि हायर स्टडीज अगर करनी है तो अच्छी जगह से करनी है, जिसका ब्रांड वैल्यू मिले आपको। कि सर मैं बिट से किया है, मैंने सर वीआईटी से किया है, मैंने यहां से सर एमटेक किया है, और 3 कोर्स मैंने वहां पे लिखे थे, एक एमटेक लिखा था, दूसरा क्या था,
एमएस था, तीसरा क्या था? डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर द बीटेक। एमटेक इज ए 2 years प्रोग्राम, एमएस इज 2.5 to 3 year प्रोग्राम, और डायरेक्ट पीएचडी इज 5 year प्रोग्राम। एमटेक में अगर आपको एंटर करना है तो गेट स्कोर शुड बी ऑन द हायर साइड, अच्छा गेट स्कोर होना चाहिए, क्योंकि पीएसयू के बाद अगली प्रायोरिटी बच्चों का एमटेक के लिए होता है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आईटीज के अंदर, एनआईटीज में। फिर आपको वहां पे जाके अपने आप को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट के लिए। यहां पे भी आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ जो बोल रहा है आपको 100% प्लेसमेंट है, इट डजंट मीन कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा अपने आपको प्लेसमेंट के लिए। और तो ये चीज एप्लीकेबल हायर स्टडीज लेवल पे भी है। सर यहाँ पे तो प्लेसमेंट कम है, सर एनआईटी कुरुक्षेत्र में तो प्लेसमेंट है नहीं, सर जालंधर में तो प्लेसमेंट है नहीं, हमीरपुर में तो है नहीं, सर जो सदन की एनआईटीज है वरंगल, त्रिची, सूरतकल वगैरह, सर वहां पे तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ये मैटर नहीं करता है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला, एनआईटी कुरुक्षेत्र का हमारा स्टूडेंट था, 37 लाख का पैकेज लगा उसका, वीएलएसआई में किया उसने मास्टर्स एनआईटी कुरुक्षेत्र से। ब्रांडिंग अलग, एक्सपोजर अलग, पैसा अलग, ये सब बेनिफिट्स हैं। और स्पेशलाइजेशन तो आपकी हो ही जानी है उस चीज को लेके। तो हायर स्टडीज करने के लिए ये अच्छा। दूसरा चीज देखो, हायर स्टडीज जब आप करते हो ना तो ये सारे रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च करनी है आपको वहां पे। और जब तक आप कुछ कर रहे हो ना, अच्छा एक और बड़ा ट्रबल पता है क्या इंडिया में, जो सबसे बड़ा इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रहा है डेवलपमेंट के अंदर, कि जब हम पीएचडी या एमटेक वगैरह ये जो कर रहे हैं ना, जो प्रोजेक्ट करते हैं, वो फॉर द सेक ऑफ अपनी डिग्री के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी। बात समझ आई मेरी, जो मैंने बोला आपको कि सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तुम्हें गवर्नमेंट पैसा दे रही है 50,000 रुपए एक महीने का, सोसाइटी को तुम क्या दे रहे हो? क्या जो तुम रिसर्च कर रहे हो, क्या इसका सोसाइटी को बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला? कि जो तुम रिजल्ट निकाल रहे हो, जो एंड का निकलेगा, क्या उसका रिजल्ट कुछ बेनिफिट होगा सोसाइटी को या नहीं होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इसका बेनिफिट तभी आपको होगा, तभी आपको एक गुड फील आएगा, अगर आप लोगों को लगेगा यस जो मैंने काम किया इसका सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। समझ में आ रही बात? इस तरीके से सोचना है चीजों को। सो इन द एंड एनी क्वेरी, जो भी आप लोगों को क्वेरी है किसी भी तरीके का, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ऑप्शंस मैंने बहुत बता दिए हैं, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, मैं ऐसे पूरा दिन बोल सकता हूँ, बहुत चीजें हैं। एक छोटी छोटी चीज के ऊपर मेरे से पूरा दिन बुलवा लो, ओनली एमटेक के ऊपर, ओनली आईटी के ऊपर, ओनली फॉरेन एडमिशन से रिलेटेड पूरा दिन। फॉरेन एडमिशन के बारे में आपको एक मैं बात बोलना चाहूंगा, जो भी आप लोगों में से अभी या बाद में लेटर स्टेज में फॉरेन के लिए ट्राई करना चाहते हैं ना, यार अगर आपने फॉरेन जाना है ना तो एज ए इंजीनियर जाना, एज ए डंकी मत जाना, एज ए लेबरर मत जाना। पैसा तुमने वैसे भी लगाना ही है, 25, 30, 35 लाख तो लगा के तुम लोग वैसे भी जाते ही हो। तो एक ढंग की यूनिवर्सिटी जाना और ऐसी जगह पे जाना जहां पे तुम्हें इंजीनियर की तरह काम मिले बाद में। लेबर के तरीके से मत जाना कि ठीक है सर कनाडा भेज दो, वहां पे जाके कर लेंगे, काम कुम कर लेंगे। एज ए इंजीनियर जाना अगर जाना तो, और उसका भी तरीका होता है, बहुत रिजल्ट्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो भी एक बार दिखा दूं। दिस इज अवर प्लेटफॉर्म योरपीडिया। मैं आपको कुछ चीजें यहां पे दिखा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी हम लोगों ने यू वोंट बिलीव कि योरपीडिया, मतलब आईटीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईटीज को भी अपनी ब्रांडिंग करवानी पड़ रही है। ये एकेडमिक प्रोफाइलिंग, दैट इज आईटी मंडी। अभी हम लोग आईटी मंडी पिछले लास्ट मंथ विजिट करके आए थे। अभी हम लोग आईटी रोपड़ जा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे हम लोग वही रहेंगे। आप देखना वहां पे उसकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आईटी हैदराबाद हम लोग जा रहे हैं अगस्त में। लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग आईटी गांधीनगर गए थे। ये लेवल आ गया सोचो इंडिया के अंदर कि भाई जो प्रोफेसर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसको सुनने वाला या उसका रीच ही नहीं बन पा रहा है एंड यूजर तक। बात समझ में आ रही है मेरी? कि भाई तुम्हारा रिसर्च करने में क्यों इंटरेस्ट डेवलप होगा? वो तभी डेवलप होगा ना अगर आपको लगेगा कि ठीक है यार वहां पे उस लड़के ने किया था, देखो उसने कितना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, इंडस्ट्री मतलब उसने रेवोल्यूशन ही ला दी है, उसने सोसाइटी को देखो कितना कुछ दिया उसने। जब तक ऐसी चीजें नहीं आएंगी ना तुम्हारे दिमाग तक, तब तक तुम लोग नहीं करोगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको कोई वो गिल्टी मत फील करना कि जो मैंने आपको चीजें बताई है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो पता तब लगेगा ना जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, कोई बताएगा आपको। जब तक कोई बताएगा नहीं तो कैसे करोगे उस चीज को लेके? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज करनी है। अब जैसे यहाँ पे
अभी कल परसों हमारा आईटी हैदराबाद के डायरेक्टर के साथ भी हुआ इंटरेक्शन। आईटी हैदराबाद का डायरेक्टर यार एक बहुत बड़ी चीज होती है, ऑलमोस्ट हर आईटी के डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर जो भी अपडेट्स आती रहती है जॉब के बारे में, बच्चों के बहुत बड़े डाउट्स होते हैं। एक्चुअली आप लोग उस रेस में नहीं है ना, आपको चीजों का भी पता नहीं है, तो एमटेक वर्सेस एमएस तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कभी भी। तो जो आईटी मद्रास में अभी हम लोग विजिट करके आए थे, तो वहां पे बच्चों ने खुद बताया कि एमएस का प्लेसमेंट के बारे में। एंड योरपीडी इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो प्रोफेशन, जो बच्चों को गाइड करता है आफ्टर द गेट एग्जाम कि मेरा इतना गेट स्कोर आया सर, मेरा ये सीजीपी है, मेरा ये कैटेगरी है, इसके बेस में मैं कहां अप्लाई करूं और मैं कैसे अप्लाई करूं। नोबडी नोज इन इंडिया। वीडियोस डालने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं वही बताया ना, मैंने बताया अब पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग तुम यूट्यूब पे डालोगे, गूगल पे डालोगे, हजारों प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे, लेकिन किसका अगेन बैकग्राउंड चेक करना है या किसने ग्राउंड वर्क, किसने जीरो से काम स्टार्ट किया है, दैट इज द योरपीडी ओनली। एंड वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो इसको पेड देता है सर्विस को। हम लोग पेड करते हैं सर्विस, ये पोस्ट गेट काउंसलिंग कोई नहीं करता पूरे इंडिया में, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हर कोई तो कोचिंग चलानी है, गेट का प्रिपरेशन करवाना है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यू कैन एंटर इनटू द आईआईटीज एनआईटीज विदाउट गेट ऑल्सो। सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं वो, जिसमें तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, 12,400 रुपए का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, रिटर्न देना पड़ेगा और इंटरव्यू होगा उसके बाद। बात आई समझ में? रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा, अगेन यू कैन एंटर इनटू द आईआईटीज। लेकिन सारी आईआईटीज नहीं लेती हैं। इस बार 5 आईआईटीज ने किया, आईटी मद्रास, आईटी हैदराबाद, आईटी जोधपुर, आईटी मंडी, आईटी कानपुर। एनआईटीज का जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस विदाउट गेट वाला। कुछ एनआईटीज ने स्टार्ट कर दिए, लेकिन मेजोरिटी ने नहीं किया अभी, राइट। उसके बाद बहुत देखो, आईएसआरओ का मैं आपको बता रहा था, आईएसआरओ का निकला हुआ है प्रपेश का। इस चैनल को बच्चे मैं ये नहीं बोलूंगा तुम सब्सक्राइब करो, लेकिन पहले इसको ढंग से देख लेना, इसको ढंग से देख लेना। एक मिनट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट। पहले इसको ढंग से देख लेना, आपको इतना चीजें यहां पे नजर में आएगा जब बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ये चीजें इसलिए जरूरी है आपको जानना, क्योंकि आने वाले साल 2 साल के बाद में आपको इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दैट इज द ओनली रीजन आई एम जस्ट टेलिंग यू टू एक्सप्लोर दिस चैनल। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगेन पॉइंट वही से कि भाई ये ना रहे दिमाग में कि ये तो किसी ने बताया ही नहीं, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। इस चैनल को यूज करना स्टार्ट करो, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों में से यहाँ पे कोई है जिसने डिप्लोमा किया हुआ है? डिप्लोमा होल्डर्स है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पे निकला हुआ एग्जाम, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, डिप्लोमा बेस पे आइए। ऐसी बहुत इंफॉर्मेशन, कल भी एक वीडियो डाला मैंने, ये टीएसडीसी जूनियर इंजीनियर ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। फॉरेन एडमिशंस के बारे में, सीसीएमटी इज द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू तुम एनआईटीज का काउंसलिंग होता है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स बहुत जगह पे इंटरव्यू का तैयारी करते हैं, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इंटरव्यू का तैयारी कैसे करें, सारा पूरा बताया हुआ इस वीडियो के अंदर, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, बहुत जगह पे आपको जीडीज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जीडी जीटीज। यूट्यूब पे डाल देना, गूगल पे डाल देना, हाउ टू स्टार्ट जीडी। द टॉप वीडियो विल बी ऑफ द योरपीडिया। अभी 1 मिलियन इसके व्यूज हमारे होने वाले हैं, 970 केस इसका व्यूज हो चुका है। हाउ टू स्टार्ट जीडी। मेरे को सर जीडी का टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है, मेरे को पता नहीं जीडी कैसे करनी है। वीडियो सुन लेना, 3 जीडी वीडियोस हैं, हाउ टू स्टार्ट जीडी, हाउ टू एंटर इनटू जीडी, हाउ टू कंक्लूड जीडी, ये 3 वीडियोस हैं। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है, मैराथन वीडियोस पढ़ी है, मैराथन वीडियोस, मैराथन हर सब्जेक्ट की है, हर ब्रांच की है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत चीजें तुम्हें पता लगेगी। इसको देख लेना ढंग से और इसको यूज करना स्टार्ट करो, इसको विजिट करना स्टार्ट करो। तुम्हें डेली बेस पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप लोगों को आने वाले टाइम में रिक्वायर्ड होगा। गेटिंग और नॉट? उसके बाद दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे, योरपीडिया पे, योरपीडिया ग्लोबल पे। ग्लोबल इज अवर प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेन एडमिशंस। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर।
आपको मेरे से ही बात करनी है, राइट? नाउ एनी क्वेरी एनीवन है, कोई भी किसी तरीके का उल्टा सीधा कोई भी क्वेरी, हेजिटेट मत करना पूछने के लिए कि पता नहीं है मैं पूछ लूंगा बाकी क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका क्वेरी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, एनी क्वेरी यू हैव। आप लोगों में से यहां पे कोई बिहार से है? नो? एनी क्वेरी यू हैव? एनी क्वेरी? आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, हाँ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना आपने। चलो कोई बात नहीं, ये सारा रिकॉर्डिंग हुआ है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये डल जाएगा, तो आप लोग उस पर अपना देख सकते हैं वहां पे जाके, राइट? ये वीडियो वहां पे शेयर हो जाएगा। एनी क्वेरी एनीवन? बिल्कुल दे सकते हो। देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं आपको इसका एक टिपिकल एग्जांपल के साथ इसका आंसर कर रहा हूं। ये जो आपके हाथ में पैम्फलेट्स आ रही है ना, इसमें एक लड़का है दविंदर मान चितकारा का, इसमें फोटो है, IOCL में उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। लिसन लिसन एवरीवन, बहुत अच्छी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं उस लड़के की। चितकारा से बीटेक, जब बीटेक पास किया उसने, बीटेक जब पास हुआ उसका 17 रीअपीयर्स थी उसकी, 17 रीअपीयर, और वो हमारा पहला बैच था जब हमने गेट का प्रिपरेशन करवाया था। उसकी बैच के अंदर जब बैठे थे ना गेट का तैयारी कर रहे थे, उसमें 7 स्टूडेंट थे UIT के, चंडीगढ़ के। सातों के सातों पहली बारी में PSU चले गए, पब्लिक सेक्टर। उस टाइम पैकेज कुछ 10-12 लाख का होता था, ज्यादा नहीं होता था उस टाइम पे, 2012 की बात है, 13 की। उसके साथ के साथ आप यहां बैठे हो, अगर आपके साथ वाले सातों PSU चले जाए, क्या मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको? यही उसके लिए था। बीटेक परसेंटेज 67% बीटेक, 77% बीटेक परसेंटेज, 16 रीअपीयर्स। अब क्या करेगा भाई ऐसा बंदा? सोच के देखो। उसको शायद ये लगेगा यार मेरी तो लाइफ ही खत्म है, पता नहीं मैं कैसे करूंगा। लेकिन उसने ये देख लिया, उसके लिए मोटिवेशन थे वो बच्चे। उसको ये पता लग गया कि यार अगर ये 7 कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट ईयर उसने दोबारा से गेट लिखा, ऑल इंडिया रैंक 71, IOCL में सिलेक्शन। बठिंडा का लड़का, इसमें फोटो लगी हुई है उसकी, कॉल भी कर लेना कि बता रहे सर आपके बारे में। इससे बड़ी और कोई एग्जांपल नहीं है, समझ रहे पॉइंट को? एनी अदर क्वेरीज? एनी अदर? हायर स्टडीज गेट के एग्जाम लिखने का कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एट दी एज ऑफ 60-70 अगर जिंदा बचे तो लिख सकते हो, ठीक है जी। तो हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट नहीं होता है, हायर स्टडीज का कोई एज लिमिट नहीं है। जॉब के लिए एज लिमिट होता है, डेफिनेटली यस। एनी अदर क्वेरी एनीवन? जितने मर्जी दो, जितने मर्जी, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट का। और कोई क्वेरी?